हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी विराम चिन्ह के बारे में, यानी विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और यहाँ तक कि अगर बात हम टीजीटी और पीजीटी जिन लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आपकी वर्तनी शुद्धि के लिए भी विराम चिन्ह बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर हम बात करें वाक्य दोष की, अगर हम गलत असत्य वाक्यों का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें गलत कौन सा है, उसमें भी विराम चिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विराम चिन्ह क्या होते हैं कि ये शब्दों के अर्थ को ही बदल देते हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं वो कई शब्दों के अर्थ ही बदल देते हैं, इसलिए विराम चिन्ह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप विराम चिन्हों का वाक्य में सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वाक्य अर्थहीन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बात करते हैं सबसे पहले विराम चिन्हों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विराम क्या होता है। चिन्ह के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, विराम का ऐसे भी देखिए आप अपनी भाषा में, तो विराम का अर्थ होता है विश्राम या फिर रुकना, ठीक है। तो यहाँ विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। देखिए, अगर हम कोई वाक्य लिखते टाइम विराम को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, यानी कोई ना कोई विराम चिन्ह लगाते हैं जब हमें रुकना होता है, ठीक है। तो वक्ता अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि ये विराम चिन्ह जो होते हैं ये बीच में ही लगते हैं, कभी कभी ये बीच में भी लगते हैं और कभी कभी लास्ट में भी लगते हैं। तो कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी वाक्य है उसको हम पढ़ रहे हैं तो जब कभी विराम चिन्ह लगा होता है तो वहाँ एक सेकंड के लिए हमें रुकना होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं, ठीक है। और लिखित भाषा में अगर हम लिखने में इसका यूज़ करने लगते हैं, इस ठहराव को दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह देख लेते हैं। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे आपके सामने दो वाक्य है, एक वाक्य है उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको, उसके बाद विराम चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मत जाने दो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसे रोक लो, जाने मत दो, लेकिन नीचे भी सेम वाक्य है लेकिन विराम चिन्ह बदल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है, और ऊपर क्या कहा जा रहा है कि उसे मत जाने दो। वाक्य एक है लेकिन विराम चिन्ह के लगने से इसके वाक्य में कितना परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो यही होता है विराम चिन्ह, यानी उसे रोको, फिर विराम चिन्ह लगा है तो हमें रुकना है, ठीक है। मत जाने दो यानी कि उसको रोक लो, जाने मत दो। और दूसरे में लिखा है उसे रोको मत, फिर विराम चिन्ह है और जाने दो, यानी उसको मत रोको और उसको जाने दो, ठीक है। तो ये बात हो गई विराम चिन्हों की। अब देखिए, हम टाइप्स ऑफ विराम चिन्ह देखेंगे, यानी विराम चिन्ह के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, तो सबको एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जो मेन विराम चिन्ह हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अल्प विराम है, ये साइन जो है वो अल्प विराम का है, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक है, ये उद्धरण है, ठीक है। अब अल्प विराम क्या है, यानी जिसको हम कॉमा कहते हैं वो अल्प विराम है। अगर हम अर्ध विराम की बात करते हैं तो सेमी कॉलन जो होता है वो अर्ध विराम होता है, और पूर्ण विराम को आप सब जानते हैं फुल स्टॉप कहते हैं, प्रश्नवाचक को क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है। और विस्मयादिबोधक को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। और उद्धरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो उद्धरण चिन्ह को हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ विराम चिन्हों की बात हो गई। आगे हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे कि कहाँ इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे
ये होता है आपका निर्देशक चिन्ह और ये होता है विवरण चिन्ह। ये इसे हम कहते हैं योजक विराम चिन्ह, इसे हम पदलोप चिन्ह कहते हैं और ये हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह, ऐसे जो होता है वो त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। और ये होता है अवतरण चिन्ह और ये है उपविराम चिन्ह। तो ये कुछ चिन्ह हैं। अब एक एक करके हम समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं और किसके एग्जाम्पल क्या हैं और इसका यूज़ कब किया जाता है। तो यहाँ है आपका पहला अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम यानी कि कॉमा की बात की जा रही है, तो जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ पे अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे राम, अब यहाँ अल्पविराम चिन्ह है तो हमें नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना पड़ता है, ठीक है। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे रुकना। जैसे इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखिए, राम ने आम, अमरूद और केले खरीदे। तो आम और अमरूद के बीच में जब कॉमा है यानी कि अल्प विराम का साइन है तो हमें नैनो सेकंड के लिए वहाँ पे रुकना होगा, ठीक है। इसी तरह हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, ठीक। तो अल्प विराम में आप बेसिकली कह सकते हैं कि हमें कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई बात अल्प विराम चिन्ह के लिए। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का मतलब है आधा विराम जहाँ लगे, यानी कि सेमी कॉलन की बात की जा रही है। तो देखिए क्या होता है कि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध जब बताना हो तो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब एक प्रधान उपवाक्य जो होता है वो अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो वहाँ पे क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कल रविवार है, ठीक। अब इसी में हमें जोड़ना है, इसके ऊपर जो है एक और वाक्य या वाक्यांश को हमें ऐड करना है। संबंध, तीनों का संबंध जो है एक दूसरे से है यहाँ पे। तो कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, ठीक है। जब इन तीनों वाक्यों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो हम अर्ध विराम यानी कि सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो कल रविवार है, सेमी कॉलन का साइन लगेगा, उसके बाद छुट्टी का दिन है, फिर सेमी कॉलन का साइन लगेगा, फिर हमें मिलेगा आराम मिलेगा, ठीक है। यानी कि और कई बार क्या होता है कि विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए ही क्या करना पड़ता है, अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे एक और वाक्य आप ले लीजिए, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं भ्रमण को चल पड़ा। अब ये सारे वाक्य क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, सेमी कॉलन का यानी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम आप सबको पता है कि इसका यूज़ कब किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। जब एक वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाते हैं उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे राहुल बाग में जाता है, सिंपल सा एक मैंने सेंटेंस बोल दिया, राहुल बाग में जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो साइन होगा वो किसका होगा, फुल स्टॉप का होगा, यानी कि पूर्ण विराम का होगा। तो जब एक वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अपना पेन विकास को दिया। अब यहाँ पे मैंने जब मेरा सेंटेंस जो वाक्य है वो पूरा हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ मैंने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो हमारा ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं, तो देखिए प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया या मैंने पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो, तो अगर मैं ये लिखित आपसे पूछूंगी तो उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करूंगी कि तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हवा महल किसने बनवाया, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हवा महल किसने बनवाया, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने जब क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया है, ठीक है। जैसे वह क्या खा रहा है, ठीक है, उसकी पेन किसने ली, ये सारा जो है वो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगता है उसे ही प्रश्नवाचक, ये हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि यानी कि विस्मय सूचक साइन कब लगता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि वाह
क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता कैसे है ये बता दूं, तो ये ऐसे लगता है। ठीक है, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद अरे के बाद क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, वाह क्या बात है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक, हालांकि यहाँ पे वाह के बाद विस्मयादिबोधक लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है, जैसा शब्द रहेगा हमारा उसके ठीक बाद विस्मयादिबोधक का साइन लगेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट में लगेगा। ठीक है, लास्ट में नहीं बल्कि स्टार्टिंग में लगता है। जैसे मैंने बोला कि आह कितना बड़ा वृक्ष है। ठीक, तो आह के बाद क्या होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक हो गई बात, तो ये हो गई विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए उद्धरण चिन्ह में जो है क्या होता है कि जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का कथन है तो उसके दोनों ओर हम किसका प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब जैसे महात्मा गांधी ने एक वाक्य बोला था कि सदा सत्य बोलो, ऐसा नहीं है कि हम पूरे पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। ठीक है, पूरे में उद्धरण चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो वाक्य बोले हैं, उस पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि सदा सत्य बोलो, और आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में और लास्ट में यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, जैसे एक और आप देख लीजिए कि श्री रामचंद्र ने क्या कहा था कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो राम ने कहा यहाँ तक हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, यानी किसी ने जो बात बोली है उसको हम ज्यों का त्यों प्रदर्शित जब करते हैं तो उसके आगे और पीछे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे निर्देशक चिन्ह की। अब निर्देशक चिन्ह क्या होता है कि जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब निर्देशक चिन्ह का साइन क्या है ये मैं आपको बता दूं, तो ऐसे है इसका साइन। ठीक है, तो यदि आज पिताजी जीवित होते, यहाँ पे फिर निर्देशक चिन्ह का यूज कर लिया गया है क्योंकि बात बीच में ही छोड़ दी गई है, अधूरी छोड़ दी गई है। ठीक है, कि यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब वो नहीं है, तो यहाँ पे जो बीच में अधूरी बात छोड़ दी गई है इसके लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विवरण चिन्ह के बारे में। विवरण चिन्ह क्या होता है, तो देखिए विवरण चिन्ह की बात करें तो कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, अब मैंने आपसे कह दिया कि पुरुषार्थ 4 हैं। ठीक, अब इसको मुझे स्पष्ट भी तो करना है, क्लियर भी तो करना है कि कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, कैसे 4 हो गए। ठीक है, तो उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में, तो ये देखिए वाक्य के अंत में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसे ही हम विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, लेकिन अब हमें विवरण चिन्ह लगा के ये भी बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बोला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो हैं पुरुषार्थ हैं। यानी पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो पुरुषार्थ के लास्ट में, यानी इस वाक्य के लास्ट में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक तरीके का साइन ऑफ फॉलोइंग होता है, जैसे आम के निम्न फायदे हैं। ठीक, मैंने बोला कि आम के निम्न फायदे हैं, तो अब फायदे कौन कौन से ये बताना भी तो है, तो फायदे हैं, इसके बाद हम विवरण चिन्ह लगाते हैं और फिर हम उसके फायदे गिनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, उसके बाद आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब बताएंगे कि वो संज्ञा के 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो गया विवरण चिन्ह। आगे हम बात करेंगे योजक विराम चिन्ह। योजक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, योजक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है कि योजक चिन्ह होता क्या है।
तो देखिए योजक चिन्ह होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम योजक चिन्ह यानी कि हाइफन कहते हैं। ठीक है, यानी दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और या तो उन्हें जोड़कर लिखने के लिए जिस चिन्ह का जिस साइन का प्रयोग करते हैं उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो ये सुख और दुख जो है ये दो शब्दों को जोड़ने का काम, यानी कि ये परस्पर इनका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे राम सीता की मूर्ति है तो राम और सीता के बीच में हम योजक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोल दूं कि रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। तो रात और दिन के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये योजक विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया। ठीक, आगे हम बात करेंगे पदलोप चिन्ह। अब पदलोप चिन्ह क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसको सबसे पहले देख लीजिए कि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सामान उठा दूंगा, पर के बाद हमने पदलोप, क्योंकि अभी मैंने बोला नहीं है आगे कि मैं पर के बाद मैं क्या शर्त रखने वाली हूँ, मैं आपसे पैसे मांगने वाली हूँ या फिर मैं बोलूँगी कि मुझे कुछ खिला पिला दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अभी शर्त अपनी रखी नहीं है, मैंने बोला मैं सामान उठा दूंगा, पर उसके बाद पदलोप चिन्ह, यानी कि मैं अभी बोली नहीं हूँ मैं कि आगे मैं क्या करूँगी। जैसे मैं घर अवश्य चलूँगा, उसके बाद मैंने पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया, पर तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई पदलोप चिन्हों के बारे में। आगे हम बात करेंगे त्रुटि चिन्ह। अब त्रुटि चिन्ह क्या होता है? देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब लिखते हैं तो कुछ एक दो वाक्य जो होते हैं वो बीच में कहीं रह जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं उन वाक्यों को लिखना। ठीक है, तो लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है यानी कि बाकी रह जाता है तो क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको देखिए कई जगह आप त्रुटि पूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह भी, विस्मरण यानी कि हम भूल जब जाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रुटि चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने लिखा मुझे आज जाना है, अब कहाँ जाना है? मैं अजमेर लिखना भूल गई, तो अजमेर के ऊपर मैं यहाँ पे मैं त्रुटि चिन्ह लगाऊंगी और फिर ऊपर मैं लिख दूंगी अजमेर। जहाँ आपने त्रुटि चिन्ह लगाना है ठीक उसके ऊपर ही आपको वो शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया त्रुटिपूर्ण चिन्ह या कि विस्मरण चिन्ह। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई चिन्हों की। उसके बाद हम आएंगे अवतरण चिन्ह पे। अभी हमने बात करी उद्धरण चिन्ह की, अब हम बात करेंगे अवतरण चिन्ह की। अब अच्छा एक बात बताइए, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह में अंतर क्या है? तो आपको पता होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यही होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं और सिंगल को हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकहरा और दोहरा भी आपने सुना होगा। तो देखिए जब किसी कवि का नाम, कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख हमें करना होता है तो हम अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं। ठीक है, अब रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिनकर क्या है? दिनकर इनका एक उपनाम है। रामधारी सिंह का उपनाम है क्या? दिनकर। तो दिनकर में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसे ही हम अवतरण चिन्ह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो हमने अभी ऊपर बताया किसी पुस्तक का नाम, किसी कवि का उपनाम, ठीक है, लेख या कविता का शीर्षक। जैसे आपने एक सुना होगा वाक्य पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है, तो ये एक लेख है, एक कविता है, तो इसके आगे भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आगे और पीछे दोनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, इसलिए हम रामचरितमानस में अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई अवतरण चिन्ह की। अब हम बात करेंगे उपविराम की। उपविराम क्या होता है इसको देख लेते हैं। जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये है उपविराम चिन्ह।
अब देखिए यहाँ पे या तो किसी विषय के बारे में आप बताएंगे और या फिर आप वस्तु के बारे में बताएंगे। तो जैसे देखिए विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो मैं क्या विज्ञान विषय के बारे में बोल रही हूँ कि ये वरदान है या फिर अभिशाप है। ठीक, तो यहाँ पे मैं किसका यूज कर रही हूँ, उपविराम चिन्ह का प्रयोग कर रही हूँ। यानी कि मुझे बताना है किसके बारे में, विज्ञान के बारे में। अब पता नहीं है कि ये वरदान है या फिर अभिशाप है, तो यहाँ हमने किसका यूज कर लिया, उपविराम चिन्ह का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये थे विराम चिन्हों के बारे में, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा विराम चिन्ह, और आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इनमें इंक्लूड कर दूंगी, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं आपको। क्योंकि प्रैक्टिस करने से एक जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है और एक हमें ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगा, विराम चिन्हों के बारे में जो बात हुई है वो कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।